नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। अपनी यूपी पीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट लगा रहे हैं और आज हमारा टेस्ट संख्या 2। आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एक में दिया है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। सही बात हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ये भी बात सही है। इसकी राजधानी वैशाली थी? नहीं, राजधानी इसकी क्या थी हमारी? पाटलिपुत्र। तो ये गलत हो गया। तो ओनली 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। 2 में देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सन्निधाता कौन थे हमारे? राजकीय कोषाध्यक्ष, समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी, दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। यानी कि 1 2 3 4। 3 में देख लेते हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। सही बात। मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी बात सही है। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो भाई ये भी बात ठीक होगी। तो इसमें तीनों सही। आगे बढ़ते हैं। मौर्य राजा बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वह मौर्य वंश के शासक के रूप में राजा अशोक के उत्तराधिकारी बने। नहीं भाई, बिंदुसार तो अशोक के पिता थे ना, तो उत्तराधिकारी कैसे हो गए? उन्होंने मौर्य साम्राज्य का प्रभाव दक्कन क्षेत्र में फैलाया जो मैसूर तक फैलाया। सही बात। उन्होंने सीरिया राजा एंटियोकस से राजदूत के रूप में डायमेकस को प्राप्त किया। ये भी बात सही है बिंदुसार ने। यानी कि 2 और 3 करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो भाई धर्म महापात्र तो एक पर्टिकुलर वो था पद। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय होते थे हमारे दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन होते थे फौजदारी। ध्यान रखेंगे। तो इसमें 2 और 3। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग सिद्धांत घटक क्या है? स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। यही है। आगे बढ़ते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर था। सही बात। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी विहार में अशोकारेश्वर नामक मंदिर की स्थापना की। ये भी बात सही है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो भाई तीसरी बात दिया राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या नहीं? इसके अनुसार ये शैव धर्म का अनुयायी माना गया राजतरंगिणी के अनुसार। अदरवाइज लास्ट में अशोक ने बौद्ध धर्म ही अपनाया था। किसको होगा? 1 और 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रगुप्त का संबंधित नाम सैंड्रोकोट्टम, बिंदुसार को अमित्रघाट कहा जाता था, अशोक को पियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। यानी कि 1 2 3 4। मौर्य काल से संबंधित मथुरा की किस महत्वपूर्ण यक्ष मूर्ति की विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? ये है मणिभद्र यक्ष। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? अंतिम मौर्य सम्राट की बृहद्रथ की हत्या, मौर्य शासकों द्वारा ब्राह्मण विरोधी नीतियों का समर्थन करना। ये भी सही है। सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति। तो 22 के तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 11वें में अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवनाम प्रियम की उपाधि धारण की। सही बात। अशोक नाम का उल्लेख मौस्की अभिलेख से मिलता है। सही बात। 3 थे भाई ये। एक तो मास्की, तो भाई इसमें एक मौस्की हो गया, एक इसमें मौस्की हो गया, एक नैतूर और एक उदेगोलाम। ये 3 ऐसे अभिलेख थे जिनमें अशोक का प्रॉपर नाम लिखा गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका हो जाएगा 1 और 2 बोथ। आगे बढ़ते हैं। 12 में लिखा है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ये है हमारा भाब्रू स्तंभ और कहाँ पर है ये? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुल 4 गुफाएं हैं। सही। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का नाम उल्लेख है। सही। ये अभिलेख 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। तो भाई तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये है हमारी 3rd सेंचुरी के आसपास। तो इसका होगा ओनली 1 और 2 करेक्ट। 14 में दिया है अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक केंद्र नहीं है? तो भाई इंद्रप्रस्थ नहीं है, तक्षशिला भी थी, उज्जैनी भी थी और स्वर्णगिरी भी थी।
15वें में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कथा सरित सागर किसकी है भाई ये रचना? तो इसके थे भाई सोमदेव। 3 किस में है? तो पहला ही होगा, वैसे इसका आंसर अब देख लेते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य। व्रत कथा मंजरी होगी हमारी क्षेमेंद्र, और मुद्रा राक्षस होगी हमारी विशाखदत्त। कलिंग युद्ध के संबंध में अशोक ने अपने राज्याभिषेक की 7वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। तो भाई ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था, तो ये हो गया गलती। दूसरा देख लेते हैं। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो भाई ये बात सही है, तो ओनली 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यह शूद्रक की प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यिक रचना है। इसमें पात्र समाज के सभी स्तरों से संबंध है। इसके एक अंक में चोरी का एक रुचिकर विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चोरी का नियमित कला के रूप में उल्लेख किया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना का वर्णन किया गया है? तो भाई ये है हमारी मृच्छकटिकम। एक्चुअली इसमें एक चारुदत्त और वसंत सेना, इन दोनों की कहानी है इसमें। वैसे मृच्छकटिकम में समाज के एक तरीके से आईना दिखाया गया है। 18 में देख लेते हैं। 18 में दिया है फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाई। सही बात। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, फिर शाहजहां ने शासनकाल में इसे इलाहाबाद लाया गया। तो भाई ये अकबर था, अकबर के काल में जहांगीर द्वारा लाया गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, यानी कि केवल एक सही होगा। निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन से 2 अशोककालीन अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में अंकित है? खरोष्टी लिपि मतलब हमारी अरमाइक, उधर मध्य एशिया के आसपास, तो वहां पे है शाहबाजगढ़ी अफगानिस्तान और मानसेहरा। अशोककालीन प्रांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी तोसली नहीं। कलिंग प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी। एक्चुअली उल्टे लिखे हैं। दक्षिणापथ की राजधानी है हमारी स्वर्णगिरी और कलिंग प्रांत की है तोसली, तो यानी कि दोनों गलत। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गुर्जरा कहाँ थी भाई हमारी? ये हमारी दतिया में। राजुल मंडगिरी कुन्नुल, अहरोरा मिर्जापुर, कालसी देहरादून। कालसी उत्तराखंड में है ना, देहरादून में। 1 2 3 4 आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन से संबंधित नवाध्यक्ष, नवा मतलब नाव वाला, जहाजरानी विभागाध्यक्ष का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के धम्म महापात्र की नियुक्ति का प्रावधान है? यह है हमारा शिलालेख 5। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अशोक कला का प्रेमी था, उसे 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का श्रेय रहता है। सही। उसने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तनम नामक 2 नगरों की स्थापना की, ये भी सही। तीसरे में दिया है अपने 9वें धम्म अभिलेख में उन्होंने राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया। तो भाई ये उन्नति वाला हमारा 10वें धम्म अभिलेख में किया था इन्होंने, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 और 2, यानी कि डी करेक्ट। आगे देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांत में विभाजित किया। सही बात। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। सही बात। मौर्यकालीन प्रांतों को चक्र कहा जाता था, जो मंडलों में विभाजित थे। इन प्रांतों को शासन सीधे सम्राट के नियंत्रण। भाई मौर्यकालीन प्रांतों को प्रांति कहा जाता था। ओके, अब इनका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाला वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था प्रशासन में और सबसे बाद में क्या था? तो भाई सबसे पहले है हमारा प्रांत, उसके बाद है हमारा द्रोण, उसके बाद है खारवेटिक, उसके बाद है संग्रहण। माफ कीजिएगा, इस प्रकार से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रांत, फिर मंडल, फिर आहार, फिर स्थानीय, द्रोण, खारवटिक, संग्रहण, ग्राम। संग्रहण में 10 ग्राम आते थे, 10 ग्रामों पर एक संग्रहण होता था। खारवटिक में आते थे 200 ग्राम, 200 ग्राम गांव पर एक खारवटिक होता था। फिर आते थे 400 ग्राम, इन पर द्रोण होता था एक, और फिर आते स्थानीय, इस पर 800 गांव होते थे, 800 गांव पर एक स्थानीय। ठीक है, तो इसका होगा आंसर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत गढ़ पुरुष निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये हमारे गुप्तचर से रिलेटेड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रक्षण अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस थी। रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री है, ये भी सही। अनिष्कासनी घरों में रहने वाली स्त्री।
छंदवासिनी कुछ विधवा जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 28 में देख लेते हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। सही बात। इस काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह में नियोग की अनुमति नहीं थी भाई, कर सकती थी वे। नियोग को एक बार पढ़ लेना आप, है ना। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित नहीं था भाई, प्रचलित था, तो ये भी गलती हो गया, तो ओनली 1 करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुदर्शन झील सौराष्ट्र प्रांत गिरनार में स्थित है। सही बात। इस झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था, ये भी बात सही है भाई। थोड़ी हिस्ट्री देख लो सुदर्शन झील की, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने राज्यपाल नियुक्त किया था किसको? पुष्यगुप्त को। पुष्यगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, फिर उसके बाद मरम्मत करवाई। इसके बाद हमारा एक थे शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन उस समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल नियुक्त था शकों द्वारा वो था सुविशाख। इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं स्कंदगुप्त, गुप्त डायनेस्टी के स्कंदगुप्त। इन्होंने इस झील को सबसे आखिरी बार निर्माण करवाया था, तो इसमें होंगे दोनों सही। मौर्यकाल साम्राज्य के दौरान प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समर्थ साम्राज्य में सड़कों के रखरखाव के का कार्य करता था, तो सही बात हो गई है। माफ कीजिएगा, समाहर्त तो भाई हमारा राजस्व वगैरह इकट्ठा करता था, सड़कों का देखभाल करते थे हमारे एग्रोनोमी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मौर्य सेना में सैन्य अधिकारियों को वेतन नगद नहीं दिया जाता था, तो भाई दिया जाता था नगदी, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें 3 ऑप्शन गलत। अर्थशास्त्र में शासन के अलावा कौन कौन से पहलू शामिल होते हैं? यह कृषि, शिल्प और व्यापार प्रणाली। अशोक ने निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था? भाई बलि आई थी सबसे पहले वाले अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सारनाथ, इसमें देख लेते हैं, सारनाथ 4 सिंह, रामपुरवा बैल और सनकिसा हाथी ही है, और लोरिया नंदनगढ़ है सिंह, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियमित जनगणना की गई जिसमें लोगों और जानवरों दोनों को शामिल किया गया, तो सही बात हो गई। ये वस्तु के खुदरा और थोक मूल्यों को राज्य द्वारा विनियमित किया गया, ये भी सही। भू राजस्व आमतौर पर कृषि उपज का 1/3 दिया है, तो भाई गलत हो गया, 1/3 नहीं होता था, तब होता था 1/6, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट, यानी कि 1 और 2 सही। आगे बढ़ते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा की विशेषताओं के बारे में बताना है। बुद्ध को पद्मासन में विराजमान दिखाया गया है, तो भाई इसमें दोनों पॉइंट सही है, तो इसके होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर अभिकथन दिया है और कारण बताना है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय प्रचार हुआ, सही। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा, तो ये भी सही हो गया, तो इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही करते हैं। 37 में देख लेते हैं, अभिकथन और कारण बताने हैं। मौर्य प्रशासन में राजा के पास संपूर्ण शक्तियां होती थी, सही बात। मौर्य कालीन मंत्रिपरिषद का निर्णय बाध्यकारी होता था, नहीं, ये जरूर नहीं है, बाध्यकारी है भाई, राजा तभी तो है वो जब बाध्यकारी नहीं है, तो ए सही आर गलत। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? यह है महावंश। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है? यह है हमारा मागछत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि भाई रुद्रदामन ने हमारा जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण करवाया था ना, सबसे पहले चंद्रगुप्त ने करवाया, फिर रुद्रदामन आया बीच में, फिर आया अशोक, तो इसलिए इसने अपने जो गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है वहां पर इन दोनों का जिक्र भी करवाया, चंद्रगुप्त और अशोक का। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकाल मुख्यतः कृषि प्रधान था, कृषि भूमि पर कृषि राज्य का अधिकार होता था, तो भाई ये गलत हो गया, क्योंकि राज्य के अधिकार के साथ साथ राजा का भी अधिकार होता था और उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अधिकार होता था। तो अद्वैय मात्रक भूमि वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के अच्छी फसल होती है, सही बात है, केवल 2 करेक्ट। सीता क्या होगी हमारे यहाँ पर? 41 देख लेते हैं। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सीता राजकीय भूमि में होने वाली आय, यानी कि 2। भाग होगा उपज का हिस्सा 1। प्रणय आपातकालीन कर, और हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था।
तो 3 यानी 2143 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से अशोक के समकालीन तुर्माया कहाँ का शासक था? ये था भाई मिस्र का शासक। आगे देखते हैं। 43वें मौर्य काल के प्रधान उद्योग सूत कातना बुनना था। तो भाई ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। दूसरा दिया है उद्योग धंधों की संस्थाओं की श्रेणी कहा जाता था। सही बात। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पण थी। इन मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारों को रूप दर्शक कहा जाता था। सही बात। और ये अपनी सैनिक जो होते थे इसके सेनापति उनको वेतन पर रखता था तो उनको 48,000 पण पर ईयर दिया था पर ईयर। और जो सेना नायक होते जो सेना का रख रखाव करते थे सेना नायक उसके लिए तय कर रखी थी इसने 12,000 पर ईयर। ध्यान रखेंगे दोनों चीजें तो इसमें तीनों सही हो गए। अब 44 में देख लेते हैं। 44 में लिखा है मौर्य काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को विशेष संरक्षण दिया। बिल्कुल सही। मौर्य शासक स्वयं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। व्याख्या भी सही करता है। एक्चुअली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। जो बिंदुसार था इसका पुत्र इन्होंने करा था आजीवक संप्रदाय ज्वाइन। और जो इनके पुत्र थे अशोक इन्होंने किया था बौद्ध धर्म। हालांकि जो राजतरंगिणी है कल्हण की उसमें अशोक को शैव मतानुयायी बताया गया। बट रियलिटी में जहां तक सिद्ध होता है तो वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था लास्ट में। 45 में दिया है मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित थी। तो भाई सही बात है। दूसरा दिया है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में प्रशासनिक नीतियों का विस्तृत विवरण है। तो दोनों सही है। स्पष्टीकरण भी सही है। 46 में दिया है मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्गों से होता था। गलत। भाई जल मार्ग से भी तो होता था। एग्रोनोमी नामक अधिकारी जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी होता था। तो इसमें होगा केवल 2 करेक्ट। 47 में दिया है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो भाई ये होगा हमारा सही। मौर्य काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। सही बात। बौद्ध स्तूपों में से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों का आधार भंडार है। सही। ये व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित होते थे। तो भाई ये भी बात ठीक होगी। ये केवल ग्रामीण इलाकों में स्थित होते थे। तो भाई जरूरी तो नहीं है शहरी इलाकों में भी कर लो। निम्नलिखित में से मानसेरा अभिलेख इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो भाई ये हुए हैं हमारे पाकिस्तान से प्राप्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सांची का स्तूप कहाँ पर है हमारा? मध्य प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश। सारनाथ हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। और केसरिया स्तूप बिहार हो गया। 2134 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया? नहीं भाई ये कराया था आयोजन हमारा अशोक ने। और कब करवाया था? ये था 250 ईसा पूर्व के आसपास। तीसरा बौद्ध समिति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था हमारे मोगली पुत्र किस। ध्यान रखेंगे इस बात को। और कहाँ पर हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति हमारी? ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। ध्यान रखेंगे इन बातों को। तो पहला हो जाएगा गलत। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो भाई ये भी बात गलत हो गई। तो इसमें हो जाएंगे दोनों इनकरेक्ट है। प्राचीन भारत में श्रेणियों ने आर्थिक मामलों के अलावा निम्नलिखित में किस अन्य पहलुओं पर योगदान दिया था? तो भाई ये योगदान दिया था इन्होंने हमारे स्थानीय प्रशासन पर भी। मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो ये हैं भाई हमारे उत्तरदायी कारक। अयोग्य निर्मल अदूरदर्शी उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, ब्रह्मदत्त की हत्या के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन। पुष्य मित्रसुंग ने ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी। तो इसमें होंगे तीनों सही। 54 में मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्गों से होता था। गलत भाई जल मार्ग से भी होता था। बताया था उसको ऊपर बताया था आपको अभी। दूसरा लिखा है एग्रोनोमी नामक अधिकारी जो मार्ग निर्माण और का विशेष अधिकारी। तो ये वाला सही है। तो ओनली 2 करेक्ट। कैमूर लेक कहाँ पाया जाएगा भाई हमारा? तो सॉरी कैमूर लेक बिहार में, देउर कुठार मध्य प्रदेश में, बहापुर नई दिल्ली और बुनैर पेशावर। यानी कि 1 2 3 4। आगे देख लेते हैं 56। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया, राजकीय कला और लोक कला। तो ये बात तो सही होगी हमारी।
राजकीय कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित स्मारक शामिल किए गए, जबकि लोक कला के अंतर्गत राज रक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया था। तो भाई ये हो गया पॉइंट गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। 57 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है अशोक ने न्याय संबंधी समस्त अधिकार राजकों को दे दिए थे, सही बात। राजुक जनपद के मुख्य अधिकारी थे, बिल्कुल सही। उन्हें राजस्व अधिकार तो प्राप्त थे, परंतु दोषों को दंडित करने और निर्दोष को मुक्त करने का अधिकार प्राप्त था नहीं था उसको प्राप्त। तभी तो रज्जू को अपॉइंट किए थे अशोक के काल में कि थोड़ा उसका काम आसान हो सके और सबको क्या कह रहे हैं, न्याय भी एक तरीके से टाइम पर मिल सके। तो दूसरा इनकरेक्ट, ओनली 1 सही। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? तो भाई ये था हमारा अग्रहारी। युक्त भी था, पारदर्शिक भी था और रज्जुक भी था। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं 59 में क्या लिखा है। कथन बताने हैं कौन से सही हैं। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था अत्यंत शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थी। तो भाई ये पॉइंट सही हो गया हमारा। फिर दिया है सैनिकों को नियमित रूप से वेतन मिलता था, सही। बताया आपको 48,000 पर्ण सेनापति को मिलते थे और सेना नायक को 12,000 रुपये पर्ण। ध्यान रखेंगे मौर्य सेना के पास सर्वतोभद्र नामक एक ऐसा यंत्र था जिसने शत्रु सेना पर पत्थर की वर्षा कर दी थी। ये भी बात सही है, तो इसमें तीनों करेक्ट हो गए। 60 देख लेते हैं। मौर्य काल में व्यापार और आर्थिक गतिविधियां तीव्रता से बढ़ी। ये भी बात सही हो गई हमारी। फिर दिया है इन्होंने मौर्य सम्राटों ने सड़कों, सिंचाई प्रणाली और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। ये भी बात सही है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के मध्य रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। रावी नहीं हुआ था, यह हुआ था सिंधु नदी के तट पर। तो पहला हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा है इस युद्ध में सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बात सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ये करता है भाई हमारा मैगस्थनीज का इंडिका। दिव्यावदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की। तो भाई ये बात तो सही होगी हमारी। दूसरा दिया है दिव्यावदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक आजीवक रहते थे। तो भाई आजीवक संप्रदाय का तो वैसे प्रभाव ज्यादा था बिंदुसार के ऊपर, तो उन्होंने अपने दरबार में पिंगलवत्स नामक आजीवक भी रखे। तो दोनों हो गए। पवित्र सम्राटों की दीर्घा में वह अकेला ही खड़ा है। वह न तो महान रहस्यों का आकांक्षी था और न ही अपनी आत्मा में तवलीन था, अपितु मानव तथा पशु का एक हितैषी मात्र था। निम्नलिखित में से यह कथन किस विद्वान से संबंधित है और ये कथन कहा किसके लिए गया है? ये कहा गया है सम्राट अशोक के लिए। और किसने कहा है? चार्ल्स इलियट ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं अब। तो इसमें दिया है आपका अंतियोग। अंतियोग शासक कहाँ था? हमारा सीरिया का। तुर्मै हमारा कहाँ से था? ये था हमारा मिस्र से। अंतकीन हमारा था मैसिडोनिया से और मग था हमारा एपिरस से। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। पहला क्या दिया है? कुणाल। तो कुणाल का कहाँ पर होगा? धर्म विवर्तन। संप्रति का त्रिखंडाधिपति। दशरथ का देवनाप्यम। भाई दशरथ का पता ही था, देवनाप्यम। और बृहद्रथ का था प्रज्ञा दुर्बल। तो आगे बढ़ते देखो, अगर आपको एक ही ऑप्शन पता लग जाता ना, तीसरे वाला दशरथ देवनाप्रिय, तो खुद ही ठीक हो जाता है ये वाला ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में किया गया है? ये हमारा भाबरू का अभिलेख, राजस्थान वाला। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 68 में दिया है ब्रह्मदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। सही बात। बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये भी सही था, दोनों करेक्ट हो गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब मौर्य स्तंभ और शीर्ष के पशु बताने हैं, उनके कौन कौन से थे। तो भाई ये है हमारा बसाड़ बखीरा में सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर दिया है हमारा सन की सा। सन की सा था हमारा गज। रामपुरवा है हमारा बैल के लिए, यानी कि वन।
बैल 1, गज था हमारा 3 में, 2 3 1 और 4 रुमंदई अश्व, तो हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में प्रथम अस्पताल का निर्माण कराया? ये था हमारा अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध में था? ये था हमारा सहोगोरा ताम्रपत्र, जो कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, यूपी। ध्यान रखेंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फैंथेलर ने खोजा। सही बात। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो भाई खोजा पहले फैंथेलर ने है और फिर जो पढ़ने की जो हिम्मत जुटाई ये है प्रिंसेप। तो दोनों सही हो गए। निम्नलिखित में से किस गुफा का निर्माण अशोक ने नहीं करवाया? तो भाई ये है हमारी गोपिका गुफा, सुदागमा गुफा, कर्ण गुफा और विष्णु झोपड़ी गुफा, ये तीनों हमारी अशोक ने निर्माण करवाया था, बट गोपिका का नहीं करवाया था। आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों स्थल ना आपकी बराबर की पहाड़ी में है। बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार में। आगे पढ़ लेते हैं। 74 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गिरनार हमारा गुजरात में आएगा, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, धौली उड़ीसा में और कालसी उत्तराखंड में, यानी कि 1 2 3 4। 75 में देख लेते हैं। मौर्य काल के मिट्टी के बर्तनों को आमतौर पर उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड कहा जाता था। सही बात। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मिट्टी के बर्तनों के केंद्र थे। ये भी सही होगा, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप फटाफट बस इन टेस्ट को लगाते जाइए, कम समय में ज़्यादा टेस्ट लगाइए। वीडियो को ना ज़्यादा लंबा बनाते हुए आप पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह मैं आपको साथ में बताती जाती हूँ। आप बस फटाफट ये टेस्ट सीरीज लगाइए, थोड़ा वीडियो को पॉज कर कर देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस करते रहिए लगातार।